सेक्शन 12 एप्लीकेशन टू मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट को आवेदन। सबसेक्शन 1 में बोला गया है कि कोई अग्रीव्ड पर्सन या प्रोटेक्शन ऑफिसर या अग्रीव्ड पर्सन के बिहाफ पर कोई अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन एक या एक से अधिक रिलीफ प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। दे में प्रेजेंट एन एप्लीकेशन टू द मैजिस्ट्रेट सीकिंग वन और मोर रिलीव्स। फिर प्रोविजो में दिया गया है कि परंतु मैजिस्ट्रेट ऐसी एप्लीकेशन पर कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले जो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट उन्हें प्राप्त हुई है सर्विस प्रोवाइडर या प्रोटेक्शन ऑफिसर से उस पर विचार करेंगे। अब सबसेक्शन 2 में कहा गया है कि सबसेक्शन 1 के अंडर जो रिलीफ दिया जा रहा है उसमें इंक्लूड हो सकता है ऐसा रिलीफ भी जिसमें ऑर्डर किया गया हो या किया जा सकता है कि जो घरेलू हिंसा के कार्य द्वारा जो नुकसान हुआ है अग्रीड पर्सन को उसके लिए रिलीफ दिया जा सकता है विदाउट प्रिजुडाइज टू द राइट ऑफ सच पर्सन टू इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर कॉम्पनसेशन और डैमेजेस। मतलब कि अग्रीड पर्सन के इस राइट को जिसमें वह सूट फाइल कर सकती हैं डैमेजेस एंड कॉम्पनसेशन के लिए, इस राइट को यह सबसेक्शन इफेक्ट नहीं करेगा। वहीं इस सबसेक्शन का प्रोविजो ये बताता है कि यदि किसी कोर्ट या कॉम्पनसेशन या डैमेजेस के रूप में किसी अमाउंट के लिए अग्रीव्ड पर्सन के पक्ष में कोई डिक्री पास की गई है, यदि इस एक्ट के अंडर मैजिस्ट्रेट द्वारा किए गए किसी ऑर्डर के अनुसरण में कोई अमाउंट पेड या पेबल है, तो फिर दैट अमाउंट शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट द अमाउंट पेबल अंडर सच डिग्री और वह डिग्री एग्जीक्यूटेबल होगी। और सबसेक्शन 3, 4, 5 ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, ये आप पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 13 की, सर्विस ऑफ नोटिस। इस सेक्शन में बोला गया है कि सबसेक्शन 12 में जो आवेदन प्रस्तुत किया गया है उसकी नियत की गई सुनवाई की तारीख को नोटिस मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रोटेक्शन ऑफिसर को सर्व किया जाएगा, जिसे फिर संबंधित प्रोटेक्शन ऑफिसर को भी 2 दिन के अंदर या रीजनेबल टाइम के अंदर और ऐसे किसी व्यक्ति को एज डायरेक्टेड बाय द मैजिस्ट्रेट उनको भी नोटिस सर्व करेंगे कि किस दिन सुनवाई की तारीख तय हुई है। अब सबसेक्शन 2 में बताया गया है, इस सेक्शन के सबसेक्शन 2 में बोला गया है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर द्वारा दी गई सूचना की घोषणा ऐसे फॉर्म में विहित की जाएगी इस बात का सबूत होगी कि सर्विस ऑफ नोटिस रिस्पोंडेंट और किसी ऐसे पर्सन पर हो चुकी है जो मैजिस्ट्रेट ने निर्देश दिया था, अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। अब सेक्शन 14 इसमें बोला गया है कि काउंसलिंग मीन्स परामर्श। इस सेक्शन में काउंसलिंग के बारे में बताया गया है कि सबसेक्शन 1 The magistrate may, at any stage of the proceedings, मैजिस्ट्रेट किसी भी स्टेज पर इस एक्ट के अंडर चल रही प्रोसीडिंग में यह निर्देश दे सकते हैं कि रिस्पोंडेंट और अग्रीव्ड पर्सन या तो अकेले या एक साथ संयुक्तता सर्विस प्रोवाइडर या उनके किसी सदस्य से जो पोजेस करते हैं प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस या एक्सपीरियंस इन काउंसलिंग। और सबसेक्शन 2 में जहां मैजिस्ट्रेट ने सबसेक्शन 1 के अधीन कोई निर्देश जारी किया है वह मामले की अगली तारीख ही शैल फिक्स विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 months मीन्स सुनवाई की अगली तारीख उन्हें 2 महीने के अंदर अंदर रखनी होगी। अब सेक्शन 15 असिस्टेंस ऑफ वेलफेयर एक्सपर्ट, कल्याण विशेषज्ञ की सहायता। इस एक्ट के अंडर चल रही प्रोसीडिंग्स के पर्पस के लिए मैजिस्ट्रेट ले सकते हैं ऐसे किसी व्यक्ति की सहायता जो कि प्रेफरेबली महिला होंगी, इस बात से फर्क नहीं चाहे वो अग्रीड पर्सन की कोई संबंधित महिला हो या ना हो, जैसा वह ठीक समझे, जिसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो परिवार कल्याण के संवर्धन में लगा हुआ है, सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे।
सेक्शन 15 में बताया गया है कि असिस्टेंस ऑफ वेलफेयर एक्सपर्ट, कि अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस हैं जहां मैजिस्ट्रेट ये समझते हैं कि ज़रूरी है किसी वेलफेयर एक्सपर्ट की उन्हें राय लेनी चाहिए, तो वो यहाँ ले सकते हैं। सेक्शन 16 प्रोसीडिंग्स टू बी हेल्ड इन कैमरा, जिसका मतलब होता है कि कार्यवाहियों को बंद कमरे में किया जाना। मीन्स किसी कैमरा लेकर के शूटिंग नहीं करना। मतलब होता है कैमरा प्रोसीडिंग का मतलब होता है कि कार्यवाही जो होती है कानूनी, वो एक बंद कमरे में कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। बंद कमरे में किया जाना कार्यवाही का, यदि मजिस्ट्रेट ऐसा समझते हैं कि मामले की परिस्थितियों के कारण ऐसा आवश्यक है, और यदि प्रोसीडिंग्स में दोनों पार्टीज में से कोई एक यह इच्छा जाहिर करते हैं कि हाँ हमें कैमरा प्रोसीडिंग करवानी है, तो वह इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही बंद कमरे में संचालित कर सकेंगे। अब अगला सेक्शन है सेक्शन 17, राइट टू रिसाइड इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि सांझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार। तो सबसेक्शन 1 में बताया गया है कि किसी अन्य लॉ में किसी बात के होते हुए भी घरेलू नातेदारी में प्रत्येक महिला को सांझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार होगा, चाहे वह उसमें कोई अधिकार, हक या फायदाप्रद हित रखती हो या नहीं। अब सबसेक्शन 2, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसरण में के सिवाय कोई व्यथित व्यक्ति प्रत्यर्थी द्वारा, प्रत्यर्थी मीन्स रिस्पोंडेंट, और व्यथित व्यक्ति अग्रीड पर्सन द्वारा किसी सांझी गृहस्थी या उसके किसी भाग से बेदखल या अपरवर्जित नहीं किया जाएगा। अब सेक्शन 18, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें प्रोटेक्शन ऑर्डर्स के बारे में बताया गया है कि संरक्षण आदेश कब दिए जाते हैं और इनकी प्राप्ति के लिए हम कैसे अप्लाई करेंगे, प्रोसीजर। ठीक है, तो सेक्शन 18 में बताया गया है कि प्रोटेक्शन ऑर्डर्स हैं क्या। तो मैजिस्ट्रेट, व्यथित व्यक्ति, अग्रीव्ड पर्सन जो कि महिला है, और प्रत्यर्थी मीन्स रिस्पोंडेंट को सुनवाई का एक अवसर दिए जाने के पश्चात और उसका प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी समाधान होने पर कि घरेलू हिंसा हुई है या होने वाली है, व्यथित व्यक्ति के पक्ष में एक संरक्षण आदेश, प्रोटेक्शन ऑर्डर्स पास कर सकते हैं, और रिस्पोंडेंट को प्रतिषिध प्रोहिबिट कर सकते हैं। और कब कब कर सकते हैं ये ऑर्डर, कब कब पास होते हैं? तो ए, इसमें बोला गया है कि घरेलू हिंसा के किसी कार्य को करना, घरेलू हिंसा के कार्य को कारित करने में सहायता या दुष्प्रेषण करना, बी था। और सी, व्यथित व्यक्ति के प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जहां वो काम करती हैं, या व्यथित व्यक्ति एक अगर बच्चा है, चाइल्ड है, तो उसके स्कूल में या किसी अन्य स्थान में जहां अग्रीड पर्सन दैट इज वुमेन और अ चाइल्ड बार बार जाते आते हैं, वहां प्रवेश ना करना, वहां उसकी एंट्रेंस पे प्रोहिबिशन लगा देते हैं यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑर्डर्स के अंडर।